वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि सब्जेक्ट कोड है जिसका BP202T ये सब्जेक्ट कोड है। अगर इसमें बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जितना भी शॉर्ट नोट्स होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, इससे रिलेटेड समथिंग 30+ शॉर्ट क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन के साथ में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है ये, तो इसमें पूरा जो है डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स एज ए, और उसके सोल्यूशन क्वेश्चन भी होंगे एज ए प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। तो यहाँ पर बात करें कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओपन चेन या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर एसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर मेनली जो है एज एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओपन चेन में स्ट्रक्चर है, एज ए कार्बन की चेन जो है एक दूसरे में अटैच्ड है, और ये प्रोपेन जैसे एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से ये एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड एक साइकिल जैसे एक रिंग जैसी होती है। ठीक है, लाइक यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं बेंजीन की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये रिंग है। ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, लाइक जैसे नॉर्मली जो है साइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसमें एक हेट्रो एटम अटैच होता है। अगर हेट्रो एटम की बात करें तो मान लीजिए जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होते हैं, ये हेट्रो एटम होते हैं, और ये जब रिंग में अटैच हो जाते हैं तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एलिसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। एलिसाइक्लिक की बात करते हैं, ये एलिसाइक्लिक है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, ये ना ही एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, और यहाँ पर बात करते हैं और हेट्रो एटम भी लगा है, तो ये एलिसाइक्लिक है। बट यहाँ पर एरोमेटिक हेट्रो एटम की अगर बात करते हैं, लाइक जैसे पैरिडीन, ये में इसमें देखिए आप बेंजीन की तरह 3 जो है डबल बॉन्ड्स हैं, और इसमें क्या है कंजुगेशन है, साथ ही साथ एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन जो है फुलफिलमेंट कर रहा है, और ये एरोमेटिक है और हेट्रोएटम भी है। ठीक है, तो इस तरह से बात कर लेते हैं एरोमेटिक हेट्रोएटम। नेक्स्ट अगर बात करें, वहीं पर अगर बात करें एरोमेटिक, ये जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं और ये भी एरोमेटिक भी होते हैं। अगर यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, लाइक जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, ये साइकिल तो है इसमें, बट ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। वहीं पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं होमोसाइक्लिक, तो लाइक जैसे हमारा बेंजोनोइड कंपाउंड आते हैं और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक होते हैं। यहाँ पर लाइक जैसे फिनॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेंजोनाइट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये फेनॉल हो गया। नॉन बेंजोनाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक कंपाउंड तो है, बट यहाँ पर ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे एजुलिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से टॉपिक है इस सेमेस्टर के लिए, डिफाइन टर्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की अगर बात करते हैं तो टू आर मोर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए यहाँ पर बात की गई है, जो भी एक या दो से कंपाउंड्स हैं, मोर कंपाउंड हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, बट डिफरेंट इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। यही होता है हमारा आइसोमेरिज्म, जो को पूरा का पूरा फेनोमेना होता है, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझने की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला आप देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों कंपाउंड का केमिकल फार्मूला देखिए आप सेम है, C4H10।
इसका भी सेम है C4H10, बट इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंजेस होती है, ठीक है। यही होता है हमारा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लासीफाई आइसोमेरिज्म, जो कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। क्लासीफाई आइसोमेरिज्म मेनली यहाँ पर इस सेमेस्टर में जो है सेकंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगर आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म आता है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए, लाइक जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म हो गया, टोटोमेरिज्म हो गया और रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। नेक्स्ट अगर स्टेरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप की आइसोमेरिज्म होते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा और इसको बिल्कुल रट लीजिए, चाहे जैसे भी याद कर पाइए अब इसको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सप्लेन द टर्म चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने को बोला है विद एग्जांपल, ठीक है। अगर चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम की जो चेन होती है उसमें डिफरेंट हो जाता है, बाकी सारी चीजें जो होता है सेम होता है। लाइक जैसे बात करते हैं स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन एंड कार्बन एटम, इट इज आल्सो एज द न्यूक्लियर स्केलेटल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर स्केलेटल होता है आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। द आइसोमेरिज्म शोइंग द चेन आइसोमेरिज्म बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जांपल लिया है हमने आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल सिंपल सी चेन है और इसको एन ब्यूटेन बोला गया है, ठीक है। बट यहाँ पर जब आइसो ब्यूटेन की बात किया है तो आइसो में एक कार्बन से आप देख पा रहे हैं कि 3 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक दूसरे से सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा इस तरह से अटैच्ड हैं, एक चेन बना रहे हैं, तो इसको एन ब्यूटेन बोला गया और इसको आइसो ब्यूटेन बोल दिया गया। बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मोलिकुलर वेट जो होता है सेम होता है, ठीक है। बट इनकी चेन जो थी चेन में डिफरेंट आ गया, ठीक है, चेन में डिफरेंट आ गया, तो इस तरह से इसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको चेन आइसोमेरिज्म क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करें अगर कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर वहीं पर पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, पोजीशन आइसोमेरिज्म जो होता है डिफरेंस इन द पोजीशन ऑक्युपाइड द पार्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एटम ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है किसी भी कंपाउंड्स में उसकी पोजीशन जो होती है चेंज हो जाती है एक दूसरे कंपाउंड की, बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मोलिकुलर वेट ये सारी चीजें सेम रहती है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेम कार्बन चेन रहती है ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन हो सकती है, एल्कीन और एल्काइंस की भी हो सकती है, इस तरह से भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं कि ये हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 और CH2 और OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वहां से नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से बात करते हैं लाइक 1 2 और 3। तो अगर इसका नाम देखें तो प्रोपेन वन पे ऑल ग्रुप लगा हुआ है और ये प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है। बट यहाँ पर आप दूसरे स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो इनका भी प्रोपेन है, यानी 3 कार्बन चेन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला एज ए सेम है। बट पोजीशन जो थी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे थी। यहाँ पर क्या हुआ, अगर नंबरिंग करें किधर से भी नंबरिंग करें, यहाँ पर 1 2 3, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है सेकंड पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई, फंक्शनल ग्रुप जो था एटम जो था उसकी पोजीशन जो है चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल हो गया, यहाँ पर 1 ऑल था, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया पोजीशन में ग्रुप के, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, आउटलाइन द डाइल्स-एल्डर रिएक्शन ऑफ द कंजुगेटेड डाइइन। कंजुगेटेड डाइइन में एक डाइल्स-एल्डर रिएक्शन होती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो और यहाँ से 2 से 3 बार सेमेस्टर एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। अगर डाइल्स-एल्डर की रिएक्शन की बात करते हैं, इज द रिएक्शन बिटवीन द कंजुगेटेड डाइइन एंड एल्कीन डाइनोफाइल और टू द अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये जो है एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करें 1 2
3 4 1,4 डाई इन है, और यहाँ पर डायनाफॉल के डायनाफाइल, ये इसको हम डायनाफाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको डायनाफॉइल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट किया जाता है HV की प्रेजेंस में, ठीक है। इस तरह से अगर हीट किया जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड जो है इसके इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इधर इधर की तरफ बॉन्ड बनाएगा, और वही ये वाला जो बॉन्ड से यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो था, ये वाला बॉन्ड जो था यहाँ पे जो है बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे ये वाला बॉन्ड जो था एक बना है, और ये डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हेक्सीन का फॉर्मेशन हुआ, और डाइल सेल्डर रिएक्शन में यही होता है, ठीक है। आप इसको एक बार याद रखिए। अगर मैकेनिज्म पे जाएंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो इस तरह से जो है मैकेनिज्म इसका हम नहीं यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे, बट 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये रिएक्शन याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यहाँ पर, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द 3 मेथॉक्सी पेंटोनॉइल की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं पेंटोनाइल क्लोराइड की बात करें, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्लोराइड है, और यहाँ पर अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, 3 मेथॉक्सी पेंटेनिल, थर्ड पोजीशन पे क्या है, मेथॉक्सिल ग्रुप लगा है, और पेंटेनिल है, यानी कि 5 कार्बन की चेन भी होनी चाहिए। तो 5 कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है, और साथ ही साथ क्लोराइड लगा हुआ है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 मेथॉक्सी पेंटेनिल क्लोराइड। इस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर भी जब करेंगे तब भी इसी तरह से नॉमेनक्लेचर करना है किसी भी कंपाउंड्स का, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप एक बार देख लीजिएगा, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पर, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द एथाइल एल्कोहल। जो एथाइल एल्कोहल होता है उसका स्ट्रक्चर और उसके यूजेस लिखना है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। और इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं, C2H5OH एथाइल होता है। एथाइल में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, H5 एंड OH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ये होता है एथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर और फार्मूला। अगर नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करते हैं, कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। एथेनॉल इज कॉमनली फाउंड इन द मैनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट फॉर द फ्यू रीजन से यूज किया जाता है, लाइक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, फूड एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। एथेनॉल है द अनदर यूजेस ऑफ द फूड एडिटिव, लाइक जैसे फ्यूल की तरह एथेनॉल यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल की तरह। साथ ही साथ जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें एथेनॉल पाया जाता है। तो ये सारे यूजेस और स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया एथाइल एल्कोहल का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें यहाँ पर, तो बात किया गया एक्सप्लेन द टर्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर बात करते हैं, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, जैसा कि हमने बात किया सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। इन देयर मोलिक्यूल शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड आर कॉल्ड एज द फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। As a functional group determines largely of the property of the occupied, such as isomer differ the physical and chemical property. यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का एग्जांपल लिया है हमने। ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है और ये प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर है। दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला और मोलिकुलर वेट सेम है, बट यहाँ पर जो डिफरेंट क्या है, जो कीटोन ग्रुप यहाँ पर है और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। बस यही फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करते हैं, इथेनॉल और ईथर। यहाँ पर आप बात कर पा रहे हैं कि जो इथेनॉल में है OH ग्रुप लगा हुआ है, और अगर ईथर में देखें सिर्फ O लगा हुआ है, बीच में 2 एल्किल के ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स होते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड जो मोलिकुलर फार्मूला होता है सेम होता है, बट जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ हेक्सामीन, ठीक है। अगर हेक्सामीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप इस तरह से हेक्सामीन का स्ट्रक्चर जो है आप ड्रा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में लिख के आइए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं इसके यूजेस की। अगर बात करते हैं
यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फेनोलिक रेजिन जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। दैट आर द पाउडर और लिक्विड यूजेस ऑफ हेक्सामीन। यूज ऑफ द ब्रेक एंड क्लटस लाइनेस बाइंडर्स में यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्प्रे क्रीम जो रिलीव होती है कंकरेंट ऑडोर के लिए, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन के लिए, परसेप्शन परस्पायरेशन के लिए, ये भी इस तरह से यूज किया जाता है हेक्सामीन। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड फ्यूल सोर्स के लिए यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन एजेंट यूज किया जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ द आरडीएक्स की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। वल्कनाइज्ड के यूज किया जाता है। साथ ही साथ प्रिवेंट करता है क्रोजन ऑफ स्टील। स्टील पे जो क्रोजन यानी कि जंग जैसी लगती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है हेक्सामाइन का। तो ये थे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द हेक्सामीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें यहाँ पर जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर इस तरह से आप देख सकते हैं और इसको ड्रा करके प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये इंप्रूव करता है टेस्ट एंड ओरल मेडिकेशन। जो ओरल मेडिकेशन होता है उनके साथ में इसको ऐड किया जाता है टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। साथ ही साथ चिलेट मेटल आयन सच एज जैसे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम यूज किया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं रेसिपीज ऑफ द लिविंग्स एजेंट्स जो होते हैं लॉन्ग विद द बेकिंग सोडा इस तरह से यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट एसिड होता है ये वाइन के लिए टार्टरिक एसिड जो होता है। साथ ही साथ फूड गिव द सोर टेस्ट यानी कि सोर टेस्ट के लिए फूड में इसको यूज किया जाता है टार्टरिक एसिड को। तो ये थे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why the chloroacetic acid more acidic than acetic acid। जो क्लोरोएसिटिक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड से मोर एसिडिक क्यों होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड होता है स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट बेस thus the increasing the acid strength। यहाँ पर बात करते हैं अगर यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है माइनस आई और माइनस प्लस आई, दो टाइप्स का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर माइनस आई जो होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है और प्लस आई जो होता है एसिडिटी को जो एसिडिटी होता है उसको डिक्रीज करता है। अगर यहाँ पर क्लोराइड की बात करते हैं, क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है यानी कि ये हैलोजन की बात होती है यहाँ पर जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ये क्या करता है जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेस है ये इसको क्या कर रहा है कि इससे जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है जो क्लोराइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं इन द जो ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पर, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं नॉर्मल एसिटिक एसिड में बात करें तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साथ ही साथ मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके पास, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए ये वीक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा खेल है। अभी आप इंडक्टिव इफेक्ट समझेंगे तो ये पूरा जो है आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर जो कि वाई एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन। जो एलिफेटिक एमीन होती है वो एरोमेटिक एमीन से मोर बेसिक क्यों होती है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एरोमेटिक एमीन द NH2 ग्रुप अटैच टू द C6H5 यानी कि जो रिंग का एक फार्मूला है C6H5 होता है, रिंग से जो होता है NH2 ग्रुप अटैच होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग में, ठीक है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन डिक्रीज, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो यहाँ पर आप इसको समझाते हैं पूरी तरह से सिंपल सा अगर बात करते हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल रहेगा किसी कंपाउंड को डोनेट करने के लिए वो कंपाउंड जो होता है मोर बेसिक होता है। तो सिंपल सा अगर बात करते हैं जैसे कि ये हमारा एलिफेटिक एमीन है, अगर एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं सिंपल सा ये जो जैसे कि स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3 से भी ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा क्योंकि यहाँ पर C2H5 है, C2H5 है और साथ ही साथ ये क्या है लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। ये कोई भी कंजुगेशन यहाँ पर नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो है ये किसी कंपाउंड को डोनेट करने के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एरोमेटिक केस में बात करते हैं तो ये जो लोन पेयर है ये रिंग में आ जाएंगे और इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। साथ ही साथ जो
नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि समटाइम्स ये रिंग में हो जाएंगे, एज अ कंजुगेशन चले आएंगे। तो यहाँ पर बात किया हमने कि जो भी कंपाउंड जो है जितना ज़्यादा लोन पेयर जो है उसको डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा तो यही अवेलेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिंग में चले गए तो ये उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जो होता है कि एलिफेटिक एमीन जो होती है मोर बेसिक होती है एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक एमीन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मेथाइल सैलिसिलेट। मेथाइल सैलिसिलेट का ये स्ट्रक्चर है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद रखिए। नेक्स्ट अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, ये ट्रीट माइल्ड एंड मसल जॉइंट एचएस पेन के लिए यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, कैंडी एंड चेविंग जो गम्स होते हैं, कफ ड्राफ्ट होती हैं, टूथपेस्ट होते हैं, उसमें यूज किया जाता है इसको। साथ ही साथ यूज इन द कॉस्मेटिक वार्मिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस एंड स्ट्रक्चर हो गए मेथाइल सैलिसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के अगर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द एम्फेटामिन। एम्फेटामिन के स्ट्रक्चर एंड यूजेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करते हैं लाइक जैसे एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर C9H13N ये स्ट्रक्चर होता है, आप इसको याद रखिए। अगर यूजेस की बात करते हैं, ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इसको यूज किया जाता है। नार्कोलेप्सी, ओबेसिटी, डिप्रेशन में एम्फेटामिन जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो बात कर लेते हैं क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा कार्बन किसी कंपाउंड्स में। तो अगर बात करें द कार्बन एटम्स in the structure an organic compound which is a functional group attached is known as the carbon and corresponding hydrogen atom is referred to the as a alpha hydrogen। ठीक है, this carbon atom adjacent to an carbon is known as the beta carbon। तो यहाँ पर इस लाइन को आप पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी कंपाउंड्स में जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एस्टर है एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन आइटम अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बात कर लेते हैं अगर बीटा कार्बन की। अगर जो अल्फा कार्बन से जस्ट अटैच कार्बन होता है वो होता है हमारा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं वो होते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं और अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इस लाइन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अल्फा एंड बीटा कार्बन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें यहाँ पर, व्हाट इज द सेडजेप रूल। सेडजेप रूल क्या होता है। अगर सेडजेप रूल की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल बीटा हाइड्रोजन is removed from the beta carbon atom having the lesser number of the hydrogen atom so that more stable alkene is formed। देखो यहाँ पर कहने का मतलब होता है ये एलिमिनेशन रूल होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि बीटा हाइड्रोजन जो है एटम वो रिमूव होगा बीटा कार्बन से, और उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर इस एग्जांपल के थ्रू देखिए यहाँ पर, तो ये वाला जो ब्रोमीन है ये एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और इस फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच्ड कार्बन ये वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन है वो बीटा कार्बन होते हैं। तो एक ये बीटा कार्बन हो गया और एक ये बीटा कार्बन हो गया। अब यहाँ से बोला ये गया है कि हाइड्रोजन एटम जो है, बीटा हाइड्रोजन एटम जो है उस बीटा हाइड्रोजन से रिमूव होगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर ये बीटा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो यानी कि जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वहां से जो है हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ से जो है हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से CH3 कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ से एक रिमूव हो गया, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड आ गया, और इस वाले कार्बन से जो हमारा अटैच था ब्रोमीन वो ब्रोमीन रिमूव हो गया।
ब्रोमीन HBr बना लेगा ये निकल के, ठीक है, HBr बना लिया, और यहाँ पे ये वाली जो है एल्कीन फॉर्म हो गई। तो मेजर प्रोडक्ट ये बना जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से रिमूव हुआ हाइड्रोजन, और माइनर प्रोडक्ट ये बनता है जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन जो था वहां से जो रिमूव हुआ। तो यहाँ पर मेजर माइनर का मतलब ये होता है स्टेबिलिटी से, ठीक है। देखो मेजर वाला जो प्रोडक्ट था ये मोर स्टेबल होता है। वाई मोर स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन्स इन मेजर। तो यहाँ पर बात किया गया है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन से काउंट करते हैं, डिसाइड करते हैं इसकी स्टेबिलिटी। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें यहाँ पर, तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो अगर बात कर लेते हैं, ये हमारी एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल इसके पास कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इस वाले एल्कीन के पास की बात करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है इसके, ये वाली एल्कीन हो गई, इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस साइड कोई कुछ है नहीं, तो इसके पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो ये मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समथिंग जो है 80% प्रोडक्ट ये बनेगा, 20% प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये होता है सेडशेफ रूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहाँ पर डिस्कस अबाउट द इंडक्टिव रूल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। तो बात कर लेते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और ग्रुप। यहाँ पर बात करते हैं जो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है किसी कंपाउंड में, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है किस तरफ होता है, जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो होते हैं एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, साथ ही साथ डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और जो है थर्ड कार्बन के बाद ये नेग्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है 2 टाइप्स का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अभी इसको हम क्लियर करेंगे एग्जांपल के थ्रू, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। आप देखिए इस कंपाउंड्स में, ये कोई कंपाउंड्स है जो कि 4 कार्बन का है, 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं इसमें, और साथ ही साथ एक क्लोरीन एटम लगा हुआ है। क्लोरीन हाइड्रोजन होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इन कार्बन के बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस कार्बन के बीच में, इसमें क्या होता है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होने लगते हैं, डिस्प्लेसमेंट होने लगता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह, क्योंकि कार्बन से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन इसकी तरफ, ठीक है। तो इससे बात करते हैं, तो कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। इसकी इसी तरह बात कर लेते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड के पास वो डिस्प्लेसमेंट होंगे, उसकी तरफ जो है फ्लो करेंगे क्लोरीन की तरफ, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की 2.55 होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जो होता है उसकी 3.16 होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन की तरफ जो होते हैं जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेसमेंट होने लगते हैं, यही होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पर, जो कि है एक्सप्लेन द टर्म माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर हमने बात किया 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, माइनस और प्लस। तो यहाँ पर माइनस की अगर बात करें, इट इज सो बाय द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग विड्रॉइंग स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ और विड्रॉ कर दे किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ग्रुप जहां जिस कंपाउंड में लगे होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। बात करें द एलिमेंट और ग्रुप्स विच अट्रैक्ट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या करते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। इट इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, जो कार्बो एनायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं जो हमारे विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते हैं किसी कंपाउंड्स में, और साथ ही साथ एसिडिटी को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप।
वहीं पे बात करते हैं, इट इज द डिक्रीज द बेसिक नेचर जो होता है डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आप बात कर सकते हैं, ये वाला ग्रुप क्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट जो है शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन द टर्म प्लस आई इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो द एलिमेंट और ग्रुप विच मोर रिप्लेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, सो द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम करते हैं, किसी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ये ग्रुप है, इनका ऑर्डर देखें तो Cr3 का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, फिर CHR2 हो गया, CHR हो गया, CH2R हो गया, CH3 CH2 हो गया, CH3 हो गया और H हो गया। सबसे कम H जो होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ना के बराबर शो करता है। तो ये ऑर्डर हो गया प्लस आई इफेक्ट का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं जो बेसिक नेचर होता है किसी कंपाउंड का, और साथ ही साथ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिक्रीज द एसिडिक नेचर जो होता है डिक्रीज कर देते हैं कंपाउंड का, और कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को जो होता है ये जो है डिक्रीज कर देते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कार्बो एनाइन और कार्बोकैटायन क्या होते हैं, दो तीन बार वर्ड आया, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी कोई सपोज ये कार्बन है, कार्बन से जो है यहाँ पर ट्री बॉन्ड बने हुए हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कार्बोकैटायन हो गया। अगर इसके पास माइनस चार्ज होता है तो ये कार्बो एनायन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्राइम मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप के बाद सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब हाइड्रोजन एटम जो होता है सबसे लिस्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, यानी ना के बराबर शो करते हैं। तो ये जो है कार्बोकैटायन को जो स्टेबलाइज करेंगे ये बहुत कम करेंगे, ठीक है। फिर उसके कंपैरिजन में तो प्राइमरी वाला है, इसके पास एक CH3 ग्रुप लगा है, CH3 जो होता है यानी मेथाइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको स्टेबल बनाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो मेथाइल ग्रुप लगे हैं, ये उसके कंपैरिजन में और ज्यादा स्टेबल बनाएगा। यहाँ पर 3 मेथाइल ग्रुप लगे हैं यानी टर्सरी मेथाइल है कैटायन, तो इसको और ज्यादा स्टेबलाइज करने का काम करेगा। तो इस तरह से ये होता है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यहाँ पर डिस्क्राइब द एनी टू क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं जो कि हमारा कीटोन्स और एल्डिहाइड होता है, और कीटोन और एल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए टॉलेंस टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, बेंडिक टेस्ट होता है। तो ये तीनों टेस्ट जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर बात करें यहाँ पर जो कि है डिफाइन द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ये एग्जांपल जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम में। अगर बात करें यहाँ पर जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग का मतलब होता है कोई रिंग्स होती है वो एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, ठीक है। रिएक्शन अक्योर्स बिटवीन द एल्डिहाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट्स बेंजोइन, यानी कि एल्डिहाइड को यूज किया जाता है और पेरेंट बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले रखा है बेंजल्डिहाइड ले रखा है, ये बेंजीन है और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर और एथनॉल की प्रेजेंस में, साथ ही साथ कैटलिस्ट केसियन यूज करेंगे। यहाँ पर जो है ये कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर बेंजोइन जो है बेंजोइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख पा रहे हैं कि आप OH ग्रुप लग गया यहाँ पर, और ये कंपाउंड्स जो है दोनों एक दूसरे में
कंबाइंड हो गए, ठीक है, कपल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिखकर, आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अगर बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन द E1 एंड E2 रिएक्शन। मैं आपको बता दूं E1 और E2 रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं काइनेटिक की बात करते हैं तो E1 में फर्स्ट ऑर्डर होता है, E2 में सेकंड ऑर्डर होता है। वहीं पे अगर बेस स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो E1 में होता है रेट इंडिपेंडेंट होता है बेस स्ट्रेंथ, और जो E2 होता है यहाँ पर नीड होती है स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है। नेक्स्ट अगर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर E1 में गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट यूज रिक्वायर्ड होता है, और E2 में क्या होता है, पोलैरिटी जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर लीविंग ग्रुप की बात करते हैं तो वो चाहे E1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो, दोनों को बहुत अच्छा गुड लीविंग ग्रुप चाहिए होता है जो बहुत जल्दी लीव कर जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेरियो केमिस्ट्री की। नो स्पेशल ज्योमेट्री, E1 जो होता है वहां पर कोई स्पेशल ज्योमेट्री नहीं होती है, बट अगर E2 की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटी पेरी प्लेनर जो होता है ज्योमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट रेट की बात करते हैं, के आर एक्स होता है, और इसका जो इलिमिनेशन E2 का होता है के आर एक्स और बी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबस्ट्रेट की। अगर सबस्ट्रेट की बात करते हैं ऑर्डर की, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री बहुत कम होता है, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं 3 to 1 दोनों का सेम ही होता है, बट इलिमिनेशन रिएक्शन 1 में क्या होता है, 1 जो होता है प्राइमरी जो होता है वो नेग्लेक्टेड होता है, मान के चलिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट की। अगर रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो पॉसिबल होता है E1 रिएक्शन में, और E2 रिएक्शन में जो होता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, राइट द 2 एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ द एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन के 2 एग्जांपल्स लिखना है, तो यहाँ पर मिथाइल एमीन ले लिया है हमने, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं CH3NH2, और इथाइल एमीन ले लिया है CH3CH2 और NH2, ठीक है। इनके अगर यूजेस की बात करते हैं, मिथाइल एमीन के यूजेस की बात करें, यहाँ पर इट इज यूज इन द एग्रीकल्चर केमिकल्स यूज किया जाता है, पेंट में यूज किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल एज वेल एज फार्मास्यूटिकल कोरोजन इनहिबिटर में इसको यूज किया जाता है, जो मेथाइल एमीन होता है। अगर एथाइल एमीन की बात करते हैं, इट इज द मेकिंग द रबर बनाने में और डाइस बनाने में और अदर केमिकल्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें यहाँ पर, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस देखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको याद रखिए। तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन इनको डिफिशियंसी होती है इनके पास, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, सप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये डिफिशियंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वहीं पे न्यूक्लियोफाइल के बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, अटैक करते हैं पॉइंट टू द हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक दिस पॉइंट्स ऑफ द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है वहां पर अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, ये एज अ लुईस एसिड यूज किए जाते हैं और ये लुईस बेस की तरह यूज करते हैं। यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल ये भी क्या होते हैं, एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
इन्वॉल्व होते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी एरिया टू लो डेंसिटी एरिया की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी एरिया की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट आर द कायरल एंड अकायरल कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि कायरल कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड और मीसो कंपाउंड। तो यहाँ पर कायरल और अकायरल पूछा गया, उसको देख लेते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो टेट्राहाइड्रल कार्बन बॉन्डेड 4 कार्बन डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर कायरल कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड्स है वहां पर जो कार्बन आइटम है उससे जो 4 बॉन्डेड आइटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। लाइक ये ए हो गया, ये बी होगा, तो ये सी होगा, तो ये डी होगा। चारों के चारों डिफरेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द कायरल कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकायरल कार्बन जो होता है, टेट्राहाइड्रल बॉन्डेड कार्बन बॉन्डेड एटलीस्ट 2 सेम होंगे ग्रुप और 2 डिफरेंट होंगे। ठीक है, वहीं पे अगर कायरल कार्बन जो होता है एक्टिव होता है, अकायरल कार्बन इनएक्टिव होता है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन एटम है, इसके साथ में जितने भी एटम ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। और अकायरल कंपाउंड की बात करते हैं, दो जो सेम है और 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो गया अकायरल कंपाउंड। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस टेबल को आप एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इज द प्रोसेस इन विच 2 or more atomic orbital comparable energy to the valence cells atom central atom of the molecule or ion either the ground state to exist excited state mixed together to give the rise the formation of the new डिजेनरेट ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर इस बात की बात किया गया, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर जो कंपाउंड्स होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है और उसको एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। दोनों को मिक्स करके जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड ऑर्बिटाइजेशन होता है। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 में बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो होते हैं 4 होते हैं, एक s होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 4 होते हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं, ये टेट्राहेड्रन शेप में होते हैं और इनका एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, sp2 में क्या होता है, ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम से वो 3 होते हैं, एक s ऑर्बिटल बनाते हैं और 2 जो है p ऑर्बिटल बनाते हैं। इनका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, 120 डिग्री इनका एंगल होता है और इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 2 है, एक s है और एक p है। ये लीनियर कंपाउंड होते हैं, 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इस तरह से आप कंपाउंड देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है सिग्मा बॉन्ड से निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर बात करते हैं, इस कंपाउंड में इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 है तो एक s बना और 3 जो है p बन गया, तो ये sp3 हो गया। इस कार्बन के पास में बात करते हैं अगर सिग्मा बॉन्ड की, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक कार्बन के पास 1 2 और s में 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो एक s हो गया और एक p हो गया, sp3 ऑर्बिटल बने। ठीक है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इस वाले कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड देखें तो इस वाले कार्बन की जैसे बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो एक s हो गया एक p हो गया। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर CH और Cl3, CH Cl3 ये इसका स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है। आप स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं, 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर क्लोरोफॉर्म के यूजेस की बात करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इन फैट्स में, ऑयल, ग्रीसेस, रबर, वैक्सेस, गुट्टा, पर्चा, रेजिन बनाने में, लिक्वरिस, फ्लोर पॉलिसिस में, आर्टिफिशियल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में, गम एंड अधेसिव के रूप में इसको यूज किया जाता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, व्हाट इज द वेक्टर मेयर टेस्ट। वेक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है? जो वेक्टर मेयर टेस्ट होता है ये केमिकल टेस्ट होता है जो जो डिस्टिंग करता है बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को पता लगाने में इसको यूज किया जाता है, जो वेक्टर मेयर टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द मेन अल्कोहल प्रोड्यूस, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो प्रोड्यूस करता है रेड कलर प्रोड्यूस करता है, और सेकेंडरी अल्कोहल जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर। साथ ही साथ टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो कोई भी कलर जो है प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर मेयर टेस्ट। देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जो है ये आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। वेक्टर मेयर टेस्ट करने के बाद अल्कोहल के साथ में ये जो रिएजेंट होते हैं इसको यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो है अल्कोहल लिया जाता है एज इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जो है रेड कलर प्रोड्यूस करने लगता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, टर्सरी अल्कोहल जो होता है ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को वेक्टर मेयर टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं काइनेटिक की, तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, SN2 जो होता है सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, रेट ऑफ लॉ जो होता है SN1 का यूनिमोलिकुलर होता है और SN2 का बाईमोलिकुलर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टेप की बात करते हैं तो SN1 में 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, और SN2 जो होती है ये 1 रिएक्शन की, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, SN1 में 2 स्टेप और SN2 में 1 स्टेप। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पर रेट इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर नीड होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की SN2 रिएक्शन में। वहीं पे लिविंग ग्रुप की अगर बात करते हैं तो दोनों को जो होती है नीड होती है गुड लिविंग ग्रुप की। अगर सॉल्वेंट की बात करते हैं, गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होना चाहिए SN1 में, और SN2 में फास्टर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, SN1 में रेसमिंग मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और SN2 में पूरा का पूरा जो होता है वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, SN1 में पॉसिबल होता है, SN2 में नॉट पॉसिबल होता है। इसके अगर हैलोएल्कीन रिएक्टिविटी की बात करते हैं, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है, और SN2 में क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, यहाँ पर डिफाइन द मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें, जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है यहाँ पर, वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम बाइंडिंग टू इट्स। यहाँ पर कोई एल्कीन्स है, एल्कीन में जहां पर हमने बात किया लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 2 कार्बन के बीच में ये एल्कीन है। ठीक है, इसके पास जहां पे लीस्ट हाइड्रोजन एटम होंगे तो यहाँ पर बात कर सकते हैं इसके पास यहाँ पर जो है लीस्ट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से जो बाइंडिंग होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा नेगेटिव अटैकिंग ग्रुप का, वो बाइंड होगा। यहाँ पर सपोज HBr लिया है तो H जो है प्लस ग्रुप होता है और Br माइनस ग्रुप होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल दैट इज ये जो हमारा होगा हाइड्रोजन उस कार्बन की तरफ जाएगा जहां पर मोर सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन का, और ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये एल्कीन है, यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये वाला कार्बन। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसके पास आ गया प्लस चार्ज, तो ये बन गया कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया प्लस चार्ज। अब जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो ये ब्रोमीन जो है इस पे अटैक कर देगा कार्बोकैटायन पे। ठीक है, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा क्योंकि ये निगेटिव पार्ट है, और पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अटैचमेंट होता है मार्कोनिकॉफ रूल में। मेनली यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि जो ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट होता है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एटम कार्बन पे अटैच होगा, यानी कि ये वाला यहाँ पे अटैच हो रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है मोर सब्स्टिट्यूटेड पे। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफाइन एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं यहाँ पर, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, कैरस इफेक्ट भी बोलते हैं। लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है H2O2 के प्रेजेंस में। ठीक है,
The negative part of the attacking reagent will be added to the unsaturated carbon atom having the more hydrogen atom. देखो मार्कोनिकॉफ जैसा कि हमने देखा जस्ट अपोजिट हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर हमने HBr ले रखा है, H प्लस है और Br माइनस है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है जो निगेटिव एटम होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन पे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाला कार्बन है और ये दोनों एल्कीन के कार्बन है, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डायरेक्टली जो है अटैच्ड है, ठीक है। तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन कहाँ पे, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक करेगा, ठीक है। ये H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रोमीन है ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एटम कार्बन था, यहाँ पे अटैच्ड हो गया और जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अटैच्ड हो गया, ठीक है। CH2 हो गया, CH2 तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट अपोजिट होता है, इसको आप एक बार जरूर देखिए। ये एंटी मार्कोनिकॉफ जो रिएक्शन होती है मेनली जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और ये H2O2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो इनके सब नेम है इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन ओजोनोलिसिस। अगर ओजोनोलिसिस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ द वीक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है वेयर द क्लीवेज एल्कीन डबल बॉन्ड इनटू द आइदर कीटोन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग द ओजोन। यहाँ पर जो एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन, O3 के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले जो बनता है ओजोनाइट बनता है, इस तरह से ओजोनाइट बन जाता है। नेक्स्ट ZnH2O और ZnO जो होता है माइनस होता है यहाँ से, और यहाँ पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, यही होता है ओजोनोलिसिस। आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, डिस्कस द रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, यहाँ पर कंडेंसेशन ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यहाँ से सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। A condensation 2 or more molecules same different aldehyde और कीटोन, यानी कि 2 या 2 से अधिक एल्डिहाइड और कीटोन सेम ग्रुप लेंगे with or without elimination of the small molecule such as the water, ammonia, methanol is known as the aldol condensation होता है। वहीं पर अगर एल्डिहाइड पोसेसिंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये एल्डिहाइड जो लेंगे यहाँ पर यूज करेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अंडरगो दिस रिएक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ द बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा एल्डोल बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑब्टेन द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, कंटेन करेगा, जो कि हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्कोहल, ये दो ग्रुप इसमें से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। In aldol, alpha hydrogen atom is still the present. It can be removed as the molecule, water molecule, heating the presence of base की presence में water molecule removed होगा अल्फा हाइड्रोजन से। तो इस तरह से आप यहाँ फिर एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन की, इसको एक बार थ्योरी जो है इसको रिवीजन करिए, इसको रिपीट कीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। यहाँ पर आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड ले रखा है हमने, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, और ये जो अल्फा कार्बन हो गया, ये चीज अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया है एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कीटोन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी अगर नंबरिंग करें तो यहाँ से ये एल्डिहाइड 1 2 3, तो 3 पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेनॉल 4 का 1 2 3 4 कार्बन की ये चेन है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना, इसको हम एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्कस द रिएक्शन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, सेम एज द एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही होता है, बट मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन एंड अनदर विच द विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद द एल्डोल इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। यहाँ पर क्या होता है, उस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, रिक्वायर्ड था अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड के पास जो यूज करेंगे, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम एक विद अल्फा हाइड्रोजन ले लें, एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ले लें, NOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है। तो ये तरह से ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन।
जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार पूछी जा चुकी है सेमेस्टर एग्जाम में। अगर कैनिजार और रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डिहाइड विद लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, उसको हीट कर देंगे, कंसंट्रेटेड NaOH अंडरगोज द सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल एंड सॉल्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पर हमने जो है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड ले रखा है, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर इसका रिडक्शन होगा तो मेथनॉल बनेगा यहाँ पर इस तरह से एल्केली के प्रेजेंस में। नेक्स्ट अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट योर सेमेस्टर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।